दोस्ती, लालच और आलस। एक घने जंगल में दो तोते रहते थे, बिंगो और मिट्ठू। वो तोते अक्सर शिकारियों से परेशान रहते थे क्योंकि उनके बच्चों की तलाश शिकारियों को हमेशा रहती थी। इसलिए वो शहर से दूर एक घने जंगल में रहा करते थे। जिस पेड़ पर वो रहते थे, ठीक उसी के नीचे कुछ चींटियां भी रहती थी, जिनकी बिंगो से काफी बनती थी। मिट्ठू अक्सर आलसी बना बैठा रहता था। जो भी बिंगो खाने का सामान लाता, उसी में से वो अपना पेट भर लेता। बिंगो जब भी कोई मीठी चीज लाता, वो अक्सर भोलू चींटी के साथ भी शेयर करता, जिसे देखकर मिट्ठू को बहुत गुस्सा आता और वो बिंगो को ऐसा करने से मना करता। एक दिन भोलू चींटी ने बिंगो को बताया, तुम्हारे पेड़ पर एक बेल चढ़ रही है जो कि शिकारियों के लिए ऊपर आने में हेल्प कर सकती है। ये सुनकर बिंगो डर गया और उसने ये बात मिट्ठू तोते को बताई। मिट्ठू तोते ने जैसे ही ये बात सुनी, उसे जोरदार उबासी आई और उसने सोचा, ये तो काम आ गया, अब कौन इसे करेगा। उफ, इस बेल को भी यही पैदा होना था। उसने बिंगो को बोला, अरे बेल तो छोटी सी है, कल परसों में काट लेंगे। कुछ दिन बाद वो बेल बड़ी हो गई और थोड़ी मोटी भी हो गई। ये देखकर बिंगो ने चींटी की मदद लेनी चाही, लेकिन काफी देर मेहनत करने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए। हार कर बिंगो को फिर से मिट्ठू के पास जाना पड़ा। उसने बोला, वो बेल बड़ी होती जा रही है, हमको कुछ करना चाहिए। मिट्ठू बोला, अरे क्यों परेशान हो रहे हो, भला इस घने जंगल में कौन आएगा, और बेल ही तो है, कौन सा किसी ने सीढ़ी लगा दी है। जाओ भाई, मुझे आराम करने दो। बिंगो निराश होकर वहां से चला गया। कुछ दिन बाद वही बेल इतनी मोटी हो गई कि कोई भी इंसान आराम से उस पर चढ़कर पेड़ पर बने घोंसले तक आ सकता था। जैसे ही भोलू चींटी ने ये सब बिंगो को बताया, बिंगो आखिरी बार मिट्ठू तोते के पास गया और कहा, दोस्त, मुझे यहाँ पर रहने में डर लग रहा है, आओ ये घर छोड़कर दूसरे पेड़ पर चलते हैं। हमारे बच्चे भी अभी छोटे हैं, मुझे लग रहा है कि शिकारी किसी भी वक्त आ सकते हैं। ये सुनकर मिट्ठू बोला, तुम जाओ दोस्त, मैं यहीं पर ठीक हूँ। ये सुनकर बिंगो हार मानकर वो घर छोड़कर दूसरे पेड़ पर अपना घर बना लेता है। उस रात अचानक वहां पर एक आदमी आया और उसने पेड़ पर चढ़कर वहां पर जाल बिछा दिया। अगली सुबह बिंगो ने देखा कि उसका दोस्त मिट्ठू और उसके बच्चे जाल में फंसे हुए हैं। दोस्त, मैंने बोला था, लेकिन तुम्हारे आलस की वजह से तुमने अपने बच्चों को भी इस मुसीबत में फंसा दिया। अब मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो फिर भी मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ दोस्त, लेकिन वादा करो कि आज के बाद अपना आलस त्याग दोगे। मिट्ठू ने रोते हुए कहा, बिंगो, मैं आज के बाद कभी भी आलस नहीं करूँगा, मुझे और मेरे बच्चों को बचा लो। बिंगो ने भोलू चींटी को बुलाया और उसने अपने दोस्त की हेल्प करने को बोला। भोलू चींटी ने कहा कि वो अपने दोस्त चिंटू चूहे को बुलाकर सारा जाल कुतरवा सकती है। फिर क्या था, आखिर में बिंगो की दोस्ती काम आई और चिंटू चूहे ने कुछ ही देर में सारा का सारा जाल साफ कर दिया। अब मिट्ठू और उसके बच्चे जाल से बच गए थे। बिना देरी किए मिट्ठू ने अपने बच्चों को बिंगो के पास भेज दिया और अपना घर वहीं पर बना लिया। उसने वादा किया कि आज के बाद वो खुद अपना खाना भी लेकर आएगा और आलस छोड़ देगा। फिर उसने भोलू चिंटी को भी सॉरी बोला और चिंटू चूहे को थैंक यू किया। अब मिट्ठू को कुछ भी मीठा खाने को मिलता, वो भोलू चिंटी को जरूर देता था। शिकारी उस दिन के बाद वहां नजर नहीं आए। शायद वो समझ गए थे कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो आपस में मिलकर रहते हैं। तो मुसीबत में जो काम आए वही सच्चा दोस्त है। इसलिए अपने किसी भी दोस्त को मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नानी जी। वायरस की मुसीबत। धरती से दूर स्पेस में दो एलियंस बात कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है आजकल बच्चे डाइट का ख्याल रखते हैं? ये सुनकर दूसरा एलियन सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता। अब इस छोटू को ही देख लो। ये सुनकर पहला एलियन अपने बाइनोक्यूलर से देखता है। स्पेस से काफी दूर धरती पर छोटू। अरे बच्चों, तुम्हें कितनी बार समझाया है, अपना खाना फिनिश किया करो। मुझे खाना नहीं खाना, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे चॉकलेट चिप्स या फिर बिस्किट्स खाना है। क्या करूं मैं इस बच्चे का? पापा आ गए, पापा आ गए। ये लो बेटा, मैं अपने बच्चे के लिए चिप्स लाया हूँ। ये पापा, आप बहुत अच्छे हो। यम, आई लव यू पापा। छोटू, चलो अपना दूध फिनिश करो बेटा। मुझे दूध नहीं पीना मम्मा, मैं नहीं पीऊंगा, मुझे चिप्स खाने हैं। ये बोलते हुए छोटू ने चिप्स का पैकेट फिनिश कर दिया। बॉस, लगता है ये बच्चा अपने मॉम डैड की बात नहीं मानता। जरूर हमको उसे वायरस देना होगा। हाँ, ये वही वायरस है जो पेट में जोर से दर्द करेगा और इसको पता चलेगा कि दूध और खाना ना खाने से क्या सजा मिलती है। ये कहकर वो अपनी बोतल से एक वायरस निकालता है और उसको देखकर हंसने लगता है। बेटा स्कूल से आकर हैंड वॉश नहीं किए और खाना शुरू कर दिया। दादी, आप हमेशा मुझे कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। मैंने हैंड वॉश किए थे। अब झूठ बोलना भी सीख लिया। झूठ बोलना बुरी बात होती है। रात में जब छोटू अपने बेडरूम में सो रहा था, तब एक यूएफओ छोटू के विंडो में आता है और एक छोटी सी रोशनी वहां रखे हुए चिप्स के पैकेट में चली जाती है। हमेशा की तरह छोटू बिना हैंड वॉश किए अपने चिप्स के पैकेट को खोलता है और ब्रेकफास्ट की जगह वो उस चिप्स के पैकेट को ही फिनिश करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं और पापा डॉक्टर को फोन करते हैं। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर वहां पर आते हैं तो उनके पूछने पर घर वाले बताते हैं कि छोटू ना दूध पीता है और ना ही खाना ठीक से खाता है। डॉक्टर छोटू के पास जाते हैं और छोटू को एक इंजेक्शन दिखाकर बोलते हैं, बेटा, अगर हैंड वॉश किए बिना कुछ भी खाया या फिर दूध या खाना छोड़कर चिप्स या चॉकलेट खाई तो ऐसे इंजेक्शंस और भी लगेंगे। छोटू डर जाता है और जैसे ही डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाते हैं उसका रोना शुरू हो जाता है। डॉक्टर बोलते हैं, मैं कल फिर आऊंगा, तभी ये प्रॉब्लम ठीक होगी। बस फिर क्या था, छोटू ने रात को हैंड वॉश किए और खाना अच्छे से खाया। अब तो दादी भी खुश थी और मम्मी भी। और दादी ने छोटू के पापा को बोला, खबरदार, आगे से इसको और बिगाड़ा तो बच्चों, आपको पता है अगर हम बिना हैंड वॉश किए कुछ भी खाते हैं तो जर्म्स हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अब से सभी बच्चे अपना मिल्क और फूड पूरा फिनिश करेंगे और हाँ, हैंड वॉश जरूर करेंगे। चिज्जी भी जरूरी है, लेकिन खाना फिनिश करने के बाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे। नानी जी। साक्षी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसे सभी जानवरों से बहुत प्यार था। वो किसी भी जानवर को किसी तकलीफ में देखती तो उसकी मदद करती। साक्षी के घर में बहुत सारी टोकरियां थी। साक्षी उन टोकरियों को सजा कर रखती थी और उसके घर में उसने कुछ जानवर पाल रखे थे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश और तोता। वो अपने सभी जानवरों को उन टोकरियों में रखती थी और उनके साथ बहुत खेलती थी। साक्षी के घर को सब छोटा चिड़ियाघर कहते थे। एक दिन साक्षी बाजार जा रही थी। रास्ते में उसे बिल्कुल छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है, जिसके अभी आंखें भी नहीं खुली थी।
साक्षी जल्दी से जाकर उसे उठा लेती है और कहती है, ये कितना प्यारा है, लेकिन इसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो उस बच्चे की माँ को बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती। वो उसे अपने घर ले आती है, लेकिन उसके पास उसके लिए कोई टोकरी ही नहीं होती। वो उसके लिए बाजार से बहुत सारी टोकरियां देखती है, लेकिन उसे कोई टोकरी पसंद ही नहीं आती। वो मायूस हो जाती है और घर वापस आ जाती है। तभी उसे रास्ते में मंदिर के बाहर एक बहुत ही सुंदर टोकरी दिखाई देती है। ये कितनी सुंदर टोकरी है, लेकिन इसे ऐसे कौन छोड़ गया? मैं पंडित जी से पूछकर ये टोकरी घर ले जाती हूँ। साक्षी मंदिर के पंडित जी के पास जाती है और उनसे पूछती है, पंडित जी, क्या ये टोकरी मैं ले जाऊँ? हाँ बिटिया, वैसे भी ये यहाँ पड़ी ही है, पता नहीं कौन छोड़ गया। अब साक्षी वो टोकरी लेकर घर आ जाती है और उसमें छोटा सा बिस्तर लगाती है और उस बच्चे को उसमें रख देती है। जैसे ही वो बच्चे को उस टोकरी में रखती है, वो इंसानों की भाषा में बात करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो टोकरी के बाहर आता है, वो फिर से वैसा ही हो जाता है। साक्षी चौंक जाती है और सोचने लगती है, ये कैसी टोकरी है? एक काम करती हूँ, किसी और जानवर को इसमें डालकर देखती हूँ। साक्षी अपनी बिल्ली को उस टोकरी में रखती है। जैसे ही बिल्ली उस टोकरी में जाती है, वो भी इंसानों की भाषा में बात करने लगती है। अब साक्षी समझ जाती है कि ये टोकरी का ही कमाल है और साक्षी उस टोकरी को संभाल कर रख देती है और उस डॉगी के लिए दूसरी टोकरी तैयार कर लेती है। और जब भी साक्षी को किसी जानवर से बात करनी होती है, साक्षी उन्हें उस टोकरी में डाल देती है। साक्षी को बहुत अच्छा लगता है जब जानवर साक्षी को अपने मन की बात बताते हैं। एक दिन साक्षी का पड़ोसी साक्षी को अपनी बिल्ली और बाकी जानवरों से बात करते हुए देख लेता है। क्यों ना मैं इन जानवरों को चुरा कर चिड़ियाघर में बेच दूं? मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि बोलने वाले जानवर किसी ने देखे ही नहीं होंगे। अब पड़ोसी साक्षी के जानवरों को चुराने का प्लान बनाता है और गलती से उस दिन साक्षी उस जादुई टोकरी को जानवरों के पास ही भूल जाती है। अब रात को पड़ोसी चुपके से जानवरों को चुराने के लिए आता है और जैसे ही वो जानवरों को चुराने के लिए सबसे पहले बिल्ली को हाथ लगाता है, वो बिल्ली बन जाता है और उसको देखकर सारे जानवर आवाज करने लगते हैं। साक्षी भागकर वहां आ जाती है। क्या हुआ? तुम सब इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? इतने में उसकी नजर दूसरी बिल्ली पर पड़ती है और साक्षी सोचती है कि ये कहाँ से आए। वो उस बिल्ली को टोकरी में बैठाती है और उससे पूछती है कि वो कौन है। मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मैं तुम्हारे जानवरों की चोरी करने आया था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं बिल्ली बन गया। म्याऊं। इतने में टोकरी में से आवाज आती है, ये सब मैंने किया है। साक्षी उस बिल्ली को उस टोकरी में से निकालती है और टोकरी अंदर लेकर जाती है और कहती है कि वो उस बिल्ली को फिर से इंसान बना दे। टोकरी साक्षी की बात मान जाती है और बिल्ली को वापस से इंसान बना देती है। पड़ोसी साक्षी से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा और ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। साक्षी उसे जाने देती है और उस टोकरी को सुरक्षित रख देती है। मुनिया अभी सिर्फ 10 साल की ही थी और उसके माता पिता गुजर गए थे। मुनिया अपनी दादी के साथ रहती थी। जब भी मुनिया दादी को पूछती कि उसके माता पिता कहाँ हैं, तो दादी हमेशा मुनिया को कहती, आसमान में जो तारे दिख रहे हैं उसमें ही तुम्हारे माता पिता हैं। रोज रात को मुनिया तारे देखती और अपने माता पिता को याद करके उनसे बात करती। दादी की उम्र बहुत हो चुकी थी। दादी को लगा कि उनके बाद मुनिया की देखभाल कौन करेगा, तो दादी ने मुनिया के चाचा चाची को बुलाया और उनसे कहा, बेटा, अब मुनिया की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुनिया को अच्छे से रखोगे। हाँ हाँ माँ, हम मुनिया को अच्छे से रखेंगे। और दादी मुनिया को उसके चाचा चाची के साथ भेज देती है। लेकिन घर जाते ही चाची उससे बहुत काम कराती है और कहती है, अगर तूने अपने चाचा को कुछ भी बोला तो कल से तुझे और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब मुनिया बहुत ही दुखी थी और अपने माता पिता को बहुत याद करती थी। मुनिया अक्सर रोया करती थी, लेकिन चाची को मुनिया पर बिल्कुल भी दया नहीं आती थी। एक दिन रात को मुनिया बाहर बैठकर सितारों को देख रही होती है।
उस दिन आसमान में एक ही सितारा होता है और जब मुनिया उस सितारे को देखती है तो मुनिया को लगता है जैसे उस सितारे से मुनिया की माँ बात कर रही थी। और अचानक वो सितारा जमीन पर आ जाता है और उसकी माँ का रूप ले लेता है। माँ, आप? हाँ बेटा, मैं। आप यहाँ कैसे आई माँ? और पिताजी कहाँ हैं? आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? बेटा, हम कहीं नहीं गए, हम यही हैं तुम्हारे पास। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप मेरे ही पास रहोगे। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुमको ये सितारा देकर जा रही हूँ, ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। और इतना बोलकर मुनिया की माँ वहाँ से आसमान में सितारा बन जाती है। मुनिया बहुत रोती है और रोते रोते बाहर ही सो जाती है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसके हाथ में सितारा होता है। वो जल्दी से जाकर वो सितारा छुपा कर रख देती है। आज मुनिया का जन्मदिन होता है। चाचा मुनिया को बहुत प्यार करते हैं और मुनिया से पूछते हैं, मुनिया बेटा, तुमको आज क्या चाहिए? आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ चाचा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चाचा नहीं मानते और मुनिया को बाजार लेकर जाते हैं और उसे नए कपड़े और मिठाइयाँ दिलाते हैं। मुनिया बहुत खुश होती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुनिया की चाची को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब मुनिया घर आती है तो चाची उस पर बहुत चिल्लाती है और उससे बहुत सारा काम करवाती है और मुनिया के नए कपड़े जलाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो मुनिया के कपड़े जलाती है वैसे ही सितारे में से बहुत तेज आग निकलती है और चाची के कपड़े जलने लगते हैं। चाची चिल्लाती है, बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ। मुनिया आकर देखती है तो चाची के कपड़ों में आग लगी होती है। मुनिया जल्दी से पानी लाकर उनकी आग को बुझा देती है और चाची की बहुत सेवा करती है। ये सब देखकर चाची को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मुनिया से कहती है, मुझे माफ कर दो मुनिया, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। और मुनिया को अपने गले से लगा लेती है। मुनिया को समझ आता है कि ये सब सितारे ने किया। मुनिया रात को सितारे से कहती है, मुझे माँ से मिलना है। इतना कहते ही मुनिया की माँ मुनिया के सामने आ जाती है। क्या हुआ बेटा? माँ, आप ये सितारा ले जाइए, आज इसकी वजह से चाची को अपनी गलती का एहसास हो गया। मुनिया की बात सुनकर माँ खुश होती है और उस सितारे को अपने पास रख लेती है और मुनिया को बहुत सारा प्यार करती है और वहाँ से चली जाती है। अब घर में सब कुछ अच्छा है। चाची मुनिया से बहुत प्यार करती है और अब मुनिया अच्छे से रह रही है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसे मुनिया की चाची करती है ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, जैसा चाची के साथ हुआ। और अपने सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। नानी जी,